પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી અને પાઠ નંબર છે સચ્ચા હીરા, જે કહાનીના સ્વરૂપમાં છે એનો આપણે સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન તમારી સમક્ષ રજૂ કર્યું છે. તો આવો વધારે સમય ન લેતા આપણે સોલ્યુશન ઉપર જઈએ. પહેલું છે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે મૌખિક ઉત્તર દીजिए. નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે मौखिक उत्तर दीजिए. एनी अंदर चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था क्यों? चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था क्यों? तो एनी अंदर आपणे एनो जवाब लखवानो छे मित्रों. तो वधारे समय न लेता આપણે જવાબ ઉપર જઈએ कि चौथी स्त्री का बेटा बहुत सीधा साधा और सरल स्वभाव का था. चौथी स्त्री का बेटा बहुत सीधा साधा और सरल स्वभाव का था. सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया. वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख दिया. घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा. इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया. बीजू, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम मदद करते हो? मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ खरीद लाता हूँ. इन चीज़ों में शाक सब्जी दवा फल तथा अन्य वस्तु होती है. घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ. पिताजी के लिए लिखे पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ. धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ. उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीज़ लाता हूँ. इस प्रकार घर में अनेक काम मैं अपने माता पिता की मदद करता हूँ. आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है. कोरा ज्ञान किसके उपयोग में नहीं आता? अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है. इस प्रकार कर्म करके बड़ों की सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद करके ही आदमी का बन सकता है. बीजू, निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्दों का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढ कर लिखिए. बप्पा तो पिता, व्यथातुर तो पीड़ित, नियतेंद्रिय जितेंद्रिय, प्रतिभाग उत्पादन कर, शोल्क शुल्क संबंधित, रुचित तो मनचाहा, बाटा तो हिस्सा, क्षमालु तो क्षमा करने वाला, उद्यानिकी बाग बगीचों लगाने का काम करता है वो, अमनस्क अनमना. त्रीजू, कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन लखवाए. राजा का बीमार पड़ना, वैद्य की असफलता, किसी अनुभवी बूढ़े की सलाह, किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनो, राजा का कुर्ता खोजने जाना, मेहनती किसान को देखना, सुख का राज समझना. चर्चा. शिक्षक, राजा बीमार क्यों पड़ा? एक छात्र ने कहा क्योंकि वह किसी प्रकार का श्रम नहीं करता था. शिक्षक ने कहा वैद्य राजा को स्वस्थ क्यों नहीं कर सका? दूसरे छात्र ने कहा क्योंकि यह राजा बीमार का कारण न जान सका. शिक्षक, किसान क्यों सुखी था? तीसरा छात्र, किसान मेहनत करता था, अपनी मेहनत की रोटी खाता था, इसलिए वह स्वस्थ और सुखी था. सुख का रहस्य अथवा बीमारी का इलाज. चंद्रपुर इलाके के राजा कुंवर सिंह बड़े भाग्यवान थे. उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी एक बार वे बीमार पड़ गए. कई वैद्य ने उनका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कुंवर सिंह को कुछ फायदा नहीं हुआ. राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात फैल गई. तब एक अनुभवी बूढ़े ने राजा के पास आकर, महाराजा आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएगी. बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा इतने इलाज किए तो एक और सही. राजा कुंवर सिंह ने सुखी मनुष्य की खोज
में निकले। बहुत तलाश के बाद वे एक खेत में जा पहुंचे। जेठ की धूप में एक किसान अपने काम से लगा हुआ था। राजा ने उसने पूछा, क्या तुम सुखी हो? किसान ने कहा, विनय से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए जो उन्होंने सबके शरीर और देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए और उसकी सारी देह पसीने से तर है। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम का संकल्प किया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमार दूर हो गई। सीख, श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। मित्रों, हजी सुधी जो तमे पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड न करी होय तो आज गूगल प्ले स्टोर पर जई तमे पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड करो। ધોરણ 6 થી 12 તમામ વિષયોનું વિષયવાર સોલ્યુશન, વિડીયો લેક્ચર્સ, ટેસ્ટ સિરીઝ, મટીરિયલ્સ, આ ઉપરાંત જરૂરી તમામ ગાઈડન્સ અહીંથી તમને પ્રોવાઈડ થશે। બીજું કે ભાવનગરની અંદર જો કોઈ વિદ્યાર્થીઓ વસવાટ કરતા હોય તો તેના માટે ધોરણ 8થી લઈ અને 12નું કોચિંગ પૂરું પાડતી આલ્ખા એકેડમી નામની એક સંસ્થા પણ આવેલી છે, તો તમે તેનો પણ સંપર્ક કરી શકો। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। पुराने जमाने की बात है, कनकपुर देश के दरबारी की ख्याति देश विदेश में हो गई। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश का दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उसके एक हाथ में असली फूल की माला और दूसरे हाथ में नकली फूल की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। विदेशी के दरबार में प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था। यह आखिर एक बुद्धिमान दरबारी बड़ा हुआ। उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इन दोनों मालाओं को सामने के उद्यान के लिए एक पेड़ की डाल पर लटका दिया जाए। उस दरबार की बात मानकर वे मालाएं पेड़ की डाल पर लटका दी गई। कुछ ही समय में बन 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 करती हुई मधुमक्खियाँ आई और एक माला पर बैठ गई, दूसरी माला के पास एक मक्खी नहीं गई। यह देखकर दरबारी ने कहा, जिस माला का मधुमक्खियों पर बैठी है वह माला असली फूलों की माला है और दूसरी नकली। इस दरबारी की बुद्धि को सबने प्रशंसा की। दूसरे देश के दरबारी ने भी नकपुर के दरबारी का लोहा मान लिया। इससे कनकपुर के दरबार की ख्यातना और भी बढ़ गई। प्रश्न 5, निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था। तालाब के शीतल जल में राजहंस रहता था, बड़ा सुंदर था। उसी तालाब के पास वाले पेड़ पर दुष्ट कौवा भी रहता था। वह राजहंस की सुंदरता पर ईर्ष्या करता। एक दिन शिकारी थका हुआ तालाब के पास आया। उसने तालाब से पानी पिया और पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शिकारी के मुंह पर धूप आने लगी। राजहंस को दया आ गई। राजहंस ने वृक्ष पर बैठकर अपने पंख फैला दिए, जिससे शिकारी के मुंह पर छाया आ गई। कोए से हंस की भलाई और शिकारी की सुखद नोंद देखी नहीं गई। उसने शिकारी को परेशान करने का सोचा ताकि शिकारी हंस को मार डाले। कौवा उठता हुआ शिकारी के पास गया, उसके सिर पर चांच मारी और उठकर दूर बैठा। शिकारी तुरंत जाग गया और क्रोध हो गया। उसने पेड़ पर देखा तो राजहंस पंख फैलाए बैठा था। शिकारी ने सोचा, यह कार्य इसी हंस का है। उसने हंस को मारने के लिए बाण लगाया, लेकिन राजहंस उनकी आवाज सुनकर उड़ गया। सारांश, एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। जो उसके मुंह पर धूप आने लगी, राजहंस ने अपने पंख फैला दी ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर पे चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी ने उठा और उसे गुस्से में आकर बाण चला रहा था। इसके पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने की कौवे की युक्ति धरी की धरी रह गई।
प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। बीजू, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया। तीजू, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा एक साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है और भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। बीजो प्रश्न, निम्नलिखित उक्ति कौन सी, कौन किसे कहता है? लिखिए। यह सच्चा हीरा है। एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती, देखो यही मेरी गोद का हीरा है। तीसरी स्त्री अन्य स्त्री से कहती है। पांचवं, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। दूसरी स्त्री अन्य स्त्री से कहती है। तो मित्रों, आ सोल्यूशन तमने गम्યું हशे। फरीवार आवा अवनवा सोल्यूशन साथे तमारी समक्ष रजू थता रहीशुं। त्यां सुधी जय हिंद, जय भारत। Painted Painless Learning।